वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ व्यवसायिक अध्ययन यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई क्लास 11th चैप्टर 8 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, व्यवसायिक वित्त के स्रोत। इसका आज हम सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें देखिए वित्त के स्रोतों के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक स्रोत को अपनी विशिष्टताएँ होती हैं, मतलब उसकी अपनी स्पेशलिटी होती हैं जिन्हें सही रूप से समझना आवश्यक है, जिससे कोष जुटाने में के सर्वश्रेष्ठ स्रोतों की पहचान की जा सके। मतलब अच्छे स्रोत जो आपके लिए बेटर रहें उस टाइम पे, वो आपको जुटाने की ज़रूरत है। उदाहरणतः यदि व्यवसाय को स्थिर पूंजी की आवश्यकता है, मतलब कि फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है, तो पूर्ति के लिए कोष जुटाना है तो दीर्घ अवधि पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे स्वामीगत पूंजी अथवा ऋणगत पूंजी के रूप में भी जुटाया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि उद्देश्य व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करना है तो उसे अल्प अवधि स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें हम बात करते हैं कि संचित आय क्या होती है। इसके आधार पे भी वो कर सकता है, बिजनेस में पैसा ला सकता है। कंपनी साधारणतः अपनी पूरी आय को अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटती, कुछ ना कुछ बचा लेती है। शुद्ध आय के एक भाग को व्यवसाय में भविष्य में उपयोग के लिए संचित करके रखा जाता है, मतलब कि जोड़ के रखा है, जिसे हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं। इसे संचित आय या स्वयं वित्तीयकरण अथवा लाभ का पुनः विनियोग भी कहा जा सकता है। इसके देखिए गुण क्या होते हैं। संचित आय किसी भी संगठन की पूंजी का स्थायी स्रोत है, उसको किसी और को वापस नहीं करना है। इसको ब्याज, लाभांश अथवा अतिरिक्त लागत के रूप में कोई व्यय नहीं करना पड़ता। क्योंकि पूंजी आंतरिक स्रोत से जुटाई गई है, अतः संचालन एवं स्वतंत्रता की लोचतापूर्ण अधिकता होती है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे कंपनी के समता अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही जो है अपना पैसे जुटा लिया है। सीमाएं क्या हैं इसकी, देखिए इसमें कमियां भी हैं। सीमा से अधिक लाभ का पुनः निवेश अंशधारकों में असंतोष का कारण बन सकता है, कि वे सोचते हैं कि जो हमें मिलना चाहिए था उन्होंने खुद ही जोड़ लिया, क्योंकि अब उनको उपार्जित लाभ से कम लाभांश मिलता है। व्यवसाय के लाभों की अस्थिरता के कारण पूंजी का अनिश्चित स्रोत होता है। इस पूंजी के संयोग लागत को बहुत सी फर्म मान्यता नहीं देती हैं। व्यावसायिक साख में देखिए, व्यावसायिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु या फिर सेवाओं के क्रय के लिए दी गई उधार सुविधा को कहते हैं। मतलब उधार में आपने सामान खरीद लिया है, अपनी साख के बेस पर क्रयकर्ताओं के खातों में यह साख विभिन्न लेनदार या देय के नाम से दिखाई जाती है। व्यापारिक साख और व्यावसायिक संगठन एक अल्प अवधि वित्त के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इसे यह उन ग्राहकों को भी दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ एवं ख्याति होती है, मतलब कि अच्छी पोजीशन में वो होते हैं तो उनको दी जाती है। साख की मात्रा एवं अवधि जिन कारणों पर निर्भर करती हैं वे है क्रेता फर्म की साख कितनी है, उसकी मतलब गुडविल कितनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जा सकता है उधार। विक्रेता की वित्तीय स्थिति कितनी अच्छी है, क्रय की मात्रा कितनी की जा रही है, भुगतान का पिछला शेष अगर आपने दे दिया है तो फिर वो जल्दी आपको आगे भी दे देगा, एवं बाजार में प्रतियोगिता की क्या स्थिति है। इसके देखिए गुण भी है। क्या है गुण है, व्यापारिक साख कोषों का सुविधाजनक एवं सतत प्रयोग है। बिल्कुल सही से आप कर सकते हो इसको। यदि ग्राहक को साख की स्थिति का विक्रेता को ज्ञान हो तो व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है। व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को बढ़ाती है। यदि कोई संगठन निकट भविष्य में बिक्री में संभावित वृद्धि की आपूर्ति के लिए, मतलब कि जैसे वृद्धि होनी है उसकी आपूर्ति करने के लिए भंडार स्तर में वृद्धि करना चाहता है, मतलब कि स्टॉक को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, तो वह इसके वित्तीयन के लिए व्यापारिक साख का भी प्रयोग कर सकता है। कि उसको पता है भी कुछ टाइम के लिए हमारा त्यौहार का सीज़न आ रहा है तो उसको कुछ सामान स्टॉक करके रखना है आगे सीजन के हिसाब से, तो फिर उसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। कोष की व्यवस्था से इसका संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सीमाएं देखो, उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। व्यापारिक साख की आसान एवं लोचपूर्ण सुविधाओं का मिलना किसी भी फर्म को अति व्यापार के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे फर्म का जोखिम भी बढ़ता है। व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष की भी जुटाए जा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोष नहीं जुटाए जा सकते। धन एकत्रित करने के लिए अधिकांश स्रोतों की तुलना में यह खर्चीला स्रोत भी है। आड़त, ये भी देखो होता है कि अपने आड़त एक ऐसी वित्त संबंधित सेवा है जिसमें आड़तिया, मतलब जैसे लिया है, विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। जैसे कि विपत्रों
को भुनाना यानी कि भय अथवा बिना साख के एक ग्राहक एवं ग्राहकों की लेनदारी को वसूल करना, जो आपने लेना है उससे पैसे को आप अभी से वसूल कर लो। इसमें वस्तु एवं सेवाओं के कारण प्राप्य बिलों को मतलब जो आपको मिलना है पेमेंट एक निश्चित कटौती कर पर फैक्टर को बेच दिया जाता है, मतलब आगे बेच दिया जाता है कि उस बिल के बेस पर आपने और पैसा उठा लिया। सभी साख नियंत्रण एवं क्रेता के उधार वसूली का पूरा उत्तरदायित्व फैक्टर पर का होता है एवं फर्म को अप्राप्य ऋणों के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब उसको ऐसा कोई नुकसान इसमें नहीं होता है कि फटाफट उससे उसको लोन मिल जाता है। फैक्टरिंग की दो विधियां होती है, एक तो होती है आलंबन सहित फैक्टरिंग और दूसरी होती है आलंबन रहित फैक्टरिंग, जिसमें आलंबन नहीं होता। आलंबन सहित फैक्टरिंग में ग्राहक को अप्राप्य ऋणों की जोखिम से सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। उसमें दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि इसमें जोखिम में सुरक्षा आपको नहीं दी जाती, जबकि आलंबन रहित फैक्टरिंग में फैक्टर साख के कारण पूरे जोखिम को वहन करता है, अर्थात देनदारी यदि प्राप्य हो जाए तो ग्राहक को बीजक की पूरी राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। संभावित ग्राहक आदि की साख के संबंध में सूचना देना। देखो इसमें क्या होता है कि फैक्टरिंग की सेवाएं लेने वाले के लिए यह एक मूल्यवान जानकारी होती है। इसे वह उन लोगों से व्यापार के रूप में बच जाएंगे जो भुगतान के संबंध में खरे नहीं हैं, मतलब कि जो बेईमान लोग हैं, जो आप पैसा वापस नहीं करने वाले, उससे आप बच जाओगे। फैक्टर वित्त विपणन आदि के क्षेत्र में भी उपयुक्त सलाह सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि फैक्टर अपनी सेवाओं के बदले फीस लेते हैं। फैक्टरिंग की सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के फलस्वरूप भारतीय वित्त क्षेत्र में 90 के शुरुआती दशक में प्रारंभ हो गई थी। इसके देखिए गुण क्या है। फैक्टरिंग के द्वारा कोष जुटाना बैंक जैसे वित्तीय के अन्य माध्यमों से सस्ता होता है, इसमें काफ़ी सस्ते दरों में मिल जाता है। फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान भी कर सकता है। फैक्टरिंग धन का लचीला स्रोत है एवं उधार विक्रय से रोकड़ प्रवाह में के एक निश्चित रूप को सुनिश्चित भी करता है। एक ऐसी लेनदारी जिसे शायद फर्म अन्यथा वसूल ना कर पाए या उसे सुरक्षित भी कर लेता है कि सिक्योर हो जाती है वो। यह फर्म की संपत्ति पर कोई भी भार नहीं पैदा करता। चूँकि फैक्टर साख नियंत्रण का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ही लेता है, इसलिए ग्राहक व्यवसाय के दूसरे संचालन क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित भी कर सकता है कि उसका ध्यान नहीं भटकता, मेन पे अपना फोकस कर सकता है, इसमें वो टेंशन कम होती है। सीमाएं क्या होती है देखिए इसके, यह बीजक छोटी राशि के हों अथवा बड़ी संख्या में हों तो यह स्रोत खर्चीला भी हो सकता है। फैक्टर फर्म अग्रिम वित्त सामान्यतः ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर पर उपलब्ध कराया जाता है, सब इसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है औरों के मुकाबले। फैक्टर ग्राहक के लिए तीसरा पक्ष होता है। संभव है कि वह इससे व्यवहार करने में सहजता का अनुभव ना करे, उसको हो सकता है कोई हिचकिचाहट हो इसमें करने में। लीज वित्तीय भी होता है। देखिए लीज एक अनुबंध होता है, मतलब कि एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पक्ष अथवा संपत्ति का स्वामी दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान करने में संपत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है कि मतलब इस अधिकार के तहत इसका संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। लीज पर आपने कोई चीज़ ले ली, पट्टे पे भी कहते हैं इसे हम। दूसरे शब्दों में वह यह संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए किराए पर देना ही है। संपत्ति का स्वामी पट्टाकार कहलाता है, जबकि संपत्ति का उपयोगकर्ता जिसने उसको किराए पे लिया है पट्टाधारी कहलाता है। पट्टाधारी पट्टाकार को संपत्ति के उपयोग के बदले में निश्चित आवधिक राशि का भुगतान करता है, मतलब कि एक पहले से फिक्स की गई है राशि उसका भुगतान करेगा, फ्री में उसको इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, जिसे पट्टा भी कहा जाता है। वित्त फर्म के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार का वित्तयन ऐसी संपत्तियों के क्रय करने के लिए अधिक प्रचलित है जो तीव्रता से बदलते तकनीक विकास के कारण शीघ्र अप्रचलित हो जाती है। मतलब कि आपने अभी तक कोई चीज़ खरीद ली, मान लो हमेशा के लिए खरीद ली, लीज पर नहीं ली, तो हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में वो आपको इस्तेमाल ही ना करनी पड़े तो आपको नुकसान पड़ेगा, इसलिए आप उसको कुछ समय के लिए पट्टे पर ले सकते हो, ये बताया गया है। जैसे कि कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। इसके गुण क्या है देखिए, इसके कारण पट्टाधारक को कम निवेश करने की आवश्यकता होती है। सरल प्रलेखीकरण के माध्यम से संपत्तियों का वित्तीयन आसान भी हो जाता है। पट्टाधारक द्वारा भुगतान किया गया लीज किराया
कर योग्य लाभ की गणना करने के लिए घटाया भी जा सकता है, तो उसको फिर आपको टैक्स में भी बचत मिल जाएगी। इसके द्वारा वित्त लेने पर स्वामित्व अथवा व्यवसाय पर नियंत्रण कम नहीं होता है, मतलब उसको मालिक खुद ही रहता है। लीज समझौते से व्यावसायिक इकाई की ऋण लेने की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लीज ले लिया तो वो जो उसकी लोन लेने की कैपेसिटी है, जो उसकी परमिशन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जितना लेना चाहता है वो बाद में भी ले सकता है। पट्टाकार ही अप्रचलन के जोखिम को वहन करता है। इससे पट्टाधारक को संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए अधिक अवसर मिल भी जाता है। सीमाएं देखिए क्या है। लीज व्यवस्था संपत्ति के उपयोग पर कई प्रकार का रोक भी लगा देगी। आप ये नहीं उसके मालिक बन गए, सिर्फ लीज पे लिया तो आप एक सीमित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि उदाहरणतः पट्टाधारक को संपत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा उसमें संशोधन करने की अनुमति भी नहीं होती, कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकता। पट्टे का नवीनीकरण न होने पर सामान्यतः व्यवसाय संचालन प्रभावित हो सकता है। कि मान लो उसने एक अवधि के लिए दिया था, उसके बाद उसने आपको देने से मना कर दिया, री इशू नहीं किया। उपकरण यदि अनुपयोगी है एवं पट्टाधारी लीज अनुबंध को इसकी निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए ऊंची राशि का भुगतान करना पड़ेगा। एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया तो उसको आपको भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। पट्टाधारक संपत्ति का कभी भी स्वामी नहीं बन सकता, इसे इसका अवशेष मूल्य भी नहीं मिल पाता है, मतलब कि जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है वो भी इसकी नहीं मिलती, क्योंकि वो सिर्फ लीज पे ही रहता है। सार्वजनिक जमा में भी कर सकते हो आप। देखो जैसे कि जब संगठन सीधी जनता से धन जमा करते हैं तो उसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। जो भी व्यक्ति किसी संगठन में राशि जमा करता है तो उसे इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। संगठन इसके बदले में ऋण को प्रमाण स्वरूप जमा प्राप्ति की रसीद देता है। मध्यम एवं लघु अवधि दोनों वित्तीय आवश्यकताओं के लिए यह उपयोगी होता है। जमाकर्ताओं को बैंक से अधिक दर से ब्याज मिलता है तो कंपनियों के लिए जमा की लागत बैंक से ऋण लेने की लागत से भी कम होती है, सस्ता पड़ता है उसको। जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है एवं किसी प्रकार की प्रबंधन शर्त नहीं होती, जैसे कि साधारणतः ऋण अनुबंधों में होती है। मतलब कि सिर्फ आपने लोगों से पैसा जमा करवाया है, उस पर आप उसको कुछ ब्याज दे रहे हो डायरेक्ट। सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में ऋण की लागत से कम होता है। मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्स, मतलब ज़्यादा आपको जो है ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप सार्वजनिक जमा से करते हो तो आपको उसमें ब्याज भी कम देना पड़ेगा। ग्राहक को भी फ़ायदा, मतलब उस कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, लोगों को भी फ़ायदा होता है इससे, और आप लोगों को भी फ़ायदा होता है, फर्म को भी फ़ायदा होता है। सार्वजनिक जमा आमतौर पर कंपनी की परिस्थितियों पर प्रभाव नहीं है। परिसंपत्तियों को अन्य स्रोतों से ऋण जुटाने के लिए जमानत के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। जमाकर्ताओं के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए कंपनी का नियंत्रण प्रभावित भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक तरह से आपने उनसे पैसा उधार लिया है, आप वो कंपनी के मालिक नहीं बनते, आपने उनको शेयर्स नहीं दिए हैं, जो कि शेयर कैपिटल केस में होता था। सीमाएं क्या है देखिए इसकी। नई कंपनी के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है। कठिन होता मतलब बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए इतना आसानी से कोई जमा नहीं कर देता। अगर आपकी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन तभी आप उससे जमा करवा पाओगे। यह वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब कंपनी को धन की आवश्यकता हो तब जनता सहयोग ही ना करे। ठीक है, हो सकता है कंपनी पे विश्वासी लोगों का चला जाए। सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है, विशेषतः जब जमा की राशि बड़ी मात्रा में हो, तब उसको जुटाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से राशि आप नहीं जुटा सकते हो। वाणिज्यिक पत्र, ये भी देखो होता है इसमें। वाणिज्यिक पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है, उसमें कोई जमानत नहीं दी जाती। यह अवधि करीब 90 से 364 दिनों तक की होती है, मतलब 1 साल से थोड़ी सी कम रहती है। अच्छी साख वाली फर्में ही वाणिज्यिक पत्र को जारी कर सकती है। इसके देखिए फ़ायदे क्या है। वाणिज्यिक पत्र को बिना किसी जमानत के बेचा जा सकता है, आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तथा इस पर किसी प्रकार की प्रतिबंधित शर्तें भी नहीं होती। क्योंकि यह एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित विलेख होता है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है, मतलब लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होती है। अन्य स्रोतों की तुलना में इससे अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली फर्म के लिए इसे जारी करने की लागत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर आने वाली लागत से भी कम पड़ती है, तभी तो उसको वो करता है, उसको पैसे की बचत होगी। वाणिज्यिक पत्र से कोषों की प्राप्ति अबाध गति से प्राप्त होती है, मतलब कि कोई रुकावट इसमें नहीं आती, आपको प्राप्त होती रहती है, क्योंकि इसके भुगतान
को जारीकर्ता फर्म की आवश्यकता अनुसार ढाला भी जा सकता है। कंपनियां अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्यिक पत्र में लगाकर अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त कर सकती है कि एक्स्ट्रा आपका मान लो कुछ पैसा बच गया है तो उसको वाणिज्यिक पत्र में लगा के भी पैसा कमा सकते हो। सीमाएं देखिए क्या है। वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं उच्च कोटि वाली फर्मों को ही धन जुटाया जा सकता है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, वही इसको कर सकती है यूज़। नई एवं सामान्य कोटि की फर्में इस पद्धति से धन एकत्रित नहीं कर सकती है। वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है वह किसी भी एक समय पर आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित होती है, उसमें एक लिमिटेशन भी है। वाणिज्यिक पत्र वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन होता है, मतलब कि वो पर्सनल नहीं होता। यदि फर्म वित्तीय कठिनाइयों के कारण वाणिज्यिक पत्र का शोधन नहीं कर पाती तो वाणिज्यिक पत्र की भुगतान तिथि को आगे भी नहीं बढ़ाया जाता, उसके बाद उसको वापस करना ही पड़ेगा। आगे अंशों का निर्गमन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।